आज की हमारी बातचीत का विषय रहेगा ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों की देखभाल और इसके लिए स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर स्वप्निल चौधरी जी को। आप सहायक वैज्ञानिक हैं कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब कृषि यंत्रों में की जहाँ तक बात है, पहले तो ट्रैक्टर की हम बात करेंगे क्योंकि इसमें अब कटाई घाई का उसका भी समय शुरू हो रहा है। तो क्या कुछ हमने उसमें ट्रैक्टर की देखभाल करनी चाहिए? जी, जैसा कि सभी किसान भाइयों को मालूम है, जब भी हम ट्रैक्टर खरीदने जाते हैं, तो खरीदने के साथ हमको एक यूज़र मैनुअल या जो उपयोग करता है, उसकी एक पुस्तिका दी जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जो आधे से ज़्यादा किसान साथी हैं, उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और जो अपना पुराना अनुभव है, उसी के आधार पे जो नया ट्रैक्टर है, उसको भी चलाते रहते हैं। परंतु मैं इनको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी वो पुस्तिका दी हुई है, उसके हिसाब से ही आपको सारे जो भी मेंटेनेंस है आपको करना है। उसमें आपको लिखा हुआ रहता है कि प्रतिदिन आपको क्या चीज़ चेक करनी है, हफ्ते भर बाद क्या चेक करना है, 150 घंटे बाद, 250 घंटे बाद कौन-कौन से ऑयल चेंज करना है, क्योंकि इसकी सबकी डिटेल जो है हमको उस पुस्तिका में मिल जाती है। ट्रैक्टर की बात रही तो हमको प्रतिदिन जैसा हमको पता है कि रेडिएटर का पानी है, अपना जो इंजन ऑयल का लेवल है, ये प्रतिदिन नहीं तो 3 से 4 दिन में हमको देखना ही ज़रूरी है। यदि ट्रैक्टर हमारा जैसे कि अभी गेहूँ कटाई का सीज़न है या जब थ्रेशर पे चलता है हमारा ट्रैक्टर, तो थ्रेशर में क्या है डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो रेडिएटर है मैं तो कहूँगा दिन में 1 से 2 बार उसको साफ करना ज़रूरी है। 2 जी। नहीं तो 1 बार तो कम से कम। यदि रेडिएटर ब्लॉक हो गया, तो निश्चित रूप से आपका इंजन ओवरहीट होगा, रेडिएटर के साथ-साथ आपका इंजन भी सीज़ कर जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो अभी जो समय चल रहा है गेहूँ के कटाई और गहाई का, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखें कि रेडिएटर की सफाई ध्यान से करें। दूसरा है एयर क्लीनिंग सिस्टम। एयर क्लीनिंग सिस्टम भी हमको अगर हमारा जो जैसे गर्मी में जुताई होती है बरसात के पहले या फिर अभी थ्रेशर पे अगर चल रहा है, तो उसका जो ऑयल है हमारा एयर क्लीनर का अगर ऑयल बाथ टाइप है या ड्राई है तो उसका जो फ़िल्टर है, उसको हमको प्रतिदिन सुबह कार्य शुरू होने से पहले साफ करना बहुत अति ज़रूरी है। नहीं तो डॉक्टर साहब तेल का किस तरह से अंदाजा लगाएं कि इस अब चेंज करने की जरूरत हो रही है? नहीं, जैसे आप देखेंगे कि जो ऑयल बाथ है जिसमें तेल डला हुआ रहता है, जी। उसको जैसे आप देखेंगे तो उसमें आपको जैसे ही खोलेंगे तो नीचे एक जाली होती है, लोहे की जाली होती है और उस जाली को थोड़ा-सा हटाएँगे आपको उसमें दिखना शुरू हो जाएगा डस्ट के पार्टिकल अगर उसमें आ गए हैं तो। धूल वह मिट्टी उसमें जी, दिखाई देने धूल लगी। मिट्टी और जो हमारे जो भूसे के जो हैं, वो जी। सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो अगर वो उसमें आ गए हैं तो आप उसको देख लीजिए तेल की अगर चिकनाई अगर आपको ठीक लगती है तो उसको छान करके दोबारा से उसी ऑयल को डाल लें। यदि आपको लगता है कि तेल थोड़ा खराब किस्म का है तो हम आप उसको बदल सकते हैं। डॉक्टर लगभग साहब छानने का क्या तरीका रहेगा? छानने के लिए सिंपल सा आप छन्नी या कपड़ा लगा के उसको छान लीजिए जी। और फिर वापस से दोबारा उसको डाल लीजिए। डाल जी। दो। जी। दूसरा आप बता रहे थे एयर फिल्टर का। जी, एयर क्लीनर का ही है, ये जो ऑयल है एयर क्लीनर में ही डला हुआ रहता है। क्या होता है कि हवा जो है इस ऑयल जो हमारा 1 लीटर के करीब ऑयल रहता है बाउल में, जी। उस ऑयल में से ही पास होती है, तो जो हमारे जो धूल के कण हैं, वो तेल में चिपक जाते हैं, उसमें जाली रहती है, उसमें फँस जाते हैं और जो आप हमारी साफ हवा है, वो हमारे इंजन सिलेंडर तक जाती है। तो अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो ये धूल के कण भी जाएँगे सिलेंडर में, सिलेंडर की वॉल को खराब करेंगे और अल्टीमेटली आपका जो इंजन है वो खराब हो जाएगा। तो एयर क्लीनर और रेडिएटर जी। 2 मुख्य चीज़ हैं, वो ट्रैक्टर में आपको ध्यान रखनी है। जी। डॉक्टर साहब इसके अलावा जो प्री स्टार्टिंग चेकअप बोलते हैं, मतलब स्टार्ट करने से पहले जी। की जाँच है, वो उसमें क्या क्या कुछ करना चाहिए? प्री स्टार्टिंग में जैसे आजकल तो इंजन बहुत एडवांस आने लगे हैं, ट्रैक्टर डैशबोर्ड जो है उसमें तरह-तरह के आपको सेंसर्स के सिंबल मिलेंगे। तो निश्चित रूप से जैसे हम कार में चेक करते हैं कि कोई भी रेड लाइट ब्लिंक ना हो, जैसे कोई भी पार्किंग ब्रेक का होता है, वैसे ट्रैक्टर में भी आपको इंडिकेटर्स दिख जाते हैं। जी। अगर कोई भी इंडिकेटर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, चाहे वो एयर क्लीनर के ब्लॉकेज का हो, चाहे आपके हाइड्रोलिक सिस्टम का हो, तो उसको आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका वो ब्लिंक ना हो। दूसरा जो दिन के कार्य शुरू होने से पहले है, आपको रेडिएटर का पानी और इंजन ऑयल ये चेक करना है। इसके साथ-साथ हफ्ते में 1 बार आपको इंजन ऑयल का लेवल भी चेक करते रहना है। कई बार होता है कि ऑयल लीक कर जाता है या किसी कारणवश कम हो जाता है और हम उसको चला देते हैं ट्रैक्टर को, तो निश्चित रूप से वो हमारे जो इंजन को है, वो हानि पहुँचाएगा। इसके अलावा हाइड्रोलिक ऑयल है, ये भी आपको
जब अगर हाइड्रोलिक पे आप लगातार काम कर रहे हैं तो ये भी 4 से 5 दिन में आपको इसका भी लेवल चेक करना रहता है। कुछ ट्रैक्टर में आपको हाइड्रोलिक ऑयल जो है गियर बॉक्स के ऑयल के साथ ही रहता है, कुछ ट्रैक्टर में अलग से उसके लिए चैम्बर दिया रहता है। तो जो भी आपका प्रोविजन है ट्रैक्टर में उसके हिसाब से आपको चेक करना है। डॉक्टर साहब, एक टायर प्रेशर। जी, टायर प्रेशर भी बहुत जरूरी चीज है ट्रैक्टर में, क्योंकि टायर अगर आप प्रेशर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपका ट्रैक्टर या तो अच्छे से पावर जनरेट नहीं करेगा, खासकर आप जुताई के समय में या फिर आप सड़क पे परिवहन करते हैं तो भी। तो जो आपका जो पीछे का टायर है उसमें 25 से 30 पीएसआई और सामने के टायर में 30 से 35 पीएसआई जो हमारा प्रेशर स्टैंडर्ड है वो प्रेशर आपको मेंटेन रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, खेत में और सड़क पर चलने समय दोनों में कितना क्या होना चाहिए? अमूमन जैसे हम बात करते हैं कि ऐसा कुछ अंतर तो नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर बेसिकली हम कहते हैं कि वो खेती के लिए बना हुआ है। जी। तो ऑब्वियसली बात है कि किसान जो है ज्यादा समय खेत में ही चलाते होंगे और कम समय रोड पे चलता होगा। रोड पे मतलब खेत के सामान की ढुलाई के लिए चलता है। तो उस केस में जो मैंने ये बताया 25 से 30 पीछे और 30 से 35 सामने, यही हमारा स्टैंडर्ड होता है। जी। डॉक्टर साहब, कितने समय के बाद में कुछ रेस्ट देना जरूरी होता है? वैसे तो इंजन इतने अच्छे रिफाइंड है कि आप दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। परंतु वैसे एज ए साइंटिफिक पर्सन मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप जैसे ऑपरेटर है उसको भी तो रेस्ट चाहिए रहता है। जी। तो 3 से 4 घंटे के काम के बाद आपको कुछ समय के लिए ऑपरेटर को भी रेस्ट हो जाएगा, ट्रैक्टर का भी जो सिस्टम है वो भी थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा और उसके बाद आप दोबारा से अपना काम कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, लिफ्ट का है, पुल्ली का है, इसके लिए क्या कुछ ध्यान रखना है? हाइड्रोलिक सिस्टम है वो भी आजकल अच्छे आने लगे हैं, परंतु आपको जैसे जो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर में जैसे पीछे इंप्लीमेंट जोड़ते हैं जी। तो उसमें आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है। एक जो लिंक है आपकी वो एडजस्टेबल होती है और एक फिक्स लिंक होती है, जो लोअर लिंक की बात करूं, और एक आपकी टॉप लिंक होती है। तो सीक्वेंस ऐसा है कि जो फिक्स लिंक है उसको सबसे पहले लगाइए, उसके बाद आपका जो है दूसरी लोअर लिंक को एडजस्टेबल को लगाइए, उसके बाद टॉप लिंक को लगाइए। इस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, ट्रॉली की भी कुछ बात ध्यान रखनी पड़ेगी? ट्रॉली हिच के लिए आपका जो है प्रोविजन अच्छा खासा दिया रहता है ट्रैक्टर में। बाकी ट्रॉली का मैं तो यही कहूंगा कि जो लिमिट है ट्रैक्टर की उसके हिसाब से ही जोड़ें किसान साथी। कुछ मैंने जैसे गन्ने के परिवहन में या भूसे के परिवहन में, वैसे वो किसानों की अब मैं कहूँ मजबूरी कहें या क्या, परंतु वो चीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रैक्टर के जो नॉर्म्स है, सेफ्टी नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट होता है कि आप ट्रॉली के पीछे ट्रॉली लगा के चलते हैं, हाईवे पे किसान साथी चलते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 3-3 ट्रॉली साथ जोड़ के फिर ये चलते हैं। कहीं ना कहीं चलो किसानों की अब क्या कहें कि उनको तो अपना काम भी समय पे निकालना रहता है, इसलिए उनकी मजबूरी भी हो सकती है, परंतु जब हाईवे पे जो दूसरे वाहन चलते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। डॉक्टर साहब, एक और देखा गया कि जब तूड़ा लेके जाते हैं जी तो वो पूरी सड़क घेर के फिर जी निकलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ड्राइवर की विजिबिलिटी पीछे के साइड में कुछ नहीं होती है। कार में तो हमको मिरर रहता है जी। तो उसमें हमको सारा चीज दिखता है। ट्रैक्टर में कहीं ना कहीं बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट आ जाते हैं, कहीं आपको टर्न करना है या लेन बदलनी है तो वहां पे दुर्घटना के चांस बहुत होते हैं। तो आपका जो ओवरलोडिंग है या ओवर साइज की जो आप ट्रॉली भरते हैं, तो मैं तो गुजारिश करूंगा कि इस चीज को अवॉइड करें, जो उसकी लिमिट है उसके दायरे में रह के ट्रैक्टर का उपयोग करें। जी। अब डॉक्टर साहब बात करेंगे कि जो अपने कटाई घाई के यंत्र हैं जी वो कौन कौन से हैं और क्या उनकी देखभाल करनी चाहिए? जी, सबसे पहले कटाई में हमारे यहाँ धान और गेहूं की फसल होती है हरियाणा में, तो ज्यादातर तो कंबाइन हार्वेस्टर ही चलते हैं। जी। तो मैं ज्यादातर फोकस इस वार्ता में कटाई घाई में कंबाइन हार्वेस्टर पे रखना चाहूंगा कि कंबाइन हार्वेस्टर को हमको विशेष रूप से उसकी देखभाल करनी रहती है। जी। कारण यह है कि उसमें बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हम कहते हैं नाजुक कैटेगरी में आते हैं। ट्रैक्टर के केस में ऐसा होता है कि ट्रैक्टर एक सॉलिड हमको मशीन दिखती है, बट कंबाइन में कुछ जैसे कटर बार है, उसकी ब्लेड है, वो थोड़ा भी अलाइनमेंट अगर आपका बिगड़ेगा तो कटर बार की ब्लेड टूट जाएंगी, सारा आपको सेट बदलना पड़ेगा। दूसरा है इसके जो बियरिंग है या बेल्ट है और चैन है, ये तीन चीज ऐसी है कि जो मैक्सिमम आपका मेंटेनेंस मांगती है। जी। आपको समय समय पे इनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहना है। बियरिंग में थोड़ा भी अगर अलाइनमेंट बिगड़ा तो आपका जाने कौन से सिस्टम को खराब कर देगी। तो बियरिंग कहीं भी आपको अगर डाउट होता है तो उसको चेक करें, ओवरहीट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या उसका अलाइनमेंट बिगड़ गया, रिप्लेस मांगता है उसको रिप्लेस कीजिए। ये तीन ही चीज है, बियरिंग, चैन और बेल्ट। बेल्ट का टेंशन प्रॉपर होना चाहिए, अगर कम उसमें टेंशन कम है तो आपको दिक्कत करेगा। आपको डॉक्टर साहब, प्रॉपर इसका क्या
किस तरह से पता लगाएं? उसमें आपको दिया रहता है प्रॉपर जो रहता है सिस्टम, एक टेंशन के लिए एक आइडलर पुली करके दी रहती है, वो उसका मेंटेन रहेगा। अगर उसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी तो बेल्ट का टेंशन घट जाएगा। वैसे ही आपका बियरिंग है, ये आपके डेली चेकअप में भी आते हैं कि आप डेली कंबाइन को जब चला रहे हैं फील्ड में तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके डॉक्टर साहब कई बार वो थोड़ा-सा हाथ से दबा के देखते हैं, जी जी, तो हाथ से तो दबा के, वो अब वो मीटर तो है नहीं, जी, बट जो उसमें जो आइडलर पुल्ली एक रहती है जो उसको टेंशन को मेंटेन करके रखती है, जो बाहर से हमको दिखता है बेल्ट, तो जी। उस पुल्ली में जो स्प्रिंग स्प्रिंग लगा रहता है, वो स्प्रिंग प्रॉपर टेंशन बना रहेगा तो वो आपका बना रहेगा। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई आपका सिस्टम पुल्ली स्लिप करेगी और आपका जो है फिर सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। जी, इसके अलावा कंबाइन में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी जैसे गेहूं की कटाई हो रही है, 1 से 1.5 महीने का सीजन है, जब किसान साथी इसको खड़ी कर देंगे, नेक्स्ट सीजन हमारा धान की कटाई का आएगा, उससे जी, पहले ये उपयोग में नहीं रहेगी। इसकी सफाई बहुत जरूरी है। जैसे थ्रेसिंग सिलेंडर में अगर थोड़ा भी उसका कुछ हिस्सा बच गया, जो आपका जो व्हीट का जो मटेरियल है गेहूं का, या फिर आपके सीव या स्ट्रॉ वॉकर पे कुछ बच गया, वो निश्चित रूप से बारिश में अगर थोड़ा भी पानी उसके संपर्क में आया वो गल जाएगा, और गलने के साथ वो आपके जो लोहे का जो मटेरियल है उसको गलाएगा। तो आप निश्चित रूप से जब भी कंबाइन को आप स्टोर कर रहे हैं आपके सीजन के बाद, उसकी जो सीव है कोशिश करें कि सीव को तो उससे हटा दें। सीव के बाद अगर आप देखेंगे थ्रेसिंग सिलेंडर तक पहुंचने के लिए नीचे से आपको अंदर जाना रहता है, तो अगर कोशिश करें कि वो, हो सकता है आपका ड्राइवर उन चीजों पे ध्यान ना रहे, बट जो मालिक हैं वो तो निश्चित रूप से इसको देखें और सारा जो मटेरियल है वो साफ करके ही इसको रखें, ताकि अगले सीजन में आप जब कंबाइन को उपयोग में निकालने के लिए देखें तो इसमें इस तरह का कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर साहब कई बार ये देखा गया है कि भाई अभी भी थ्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जी, तो उसमें क्या ध्यान रखें? थ्रेशर में जी, जैसे कि हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, थ्रेशर अब काफी गार्ड्स के साथ आने लगे हैं, फिर भी हम जो इंडियन स्टैंडर्ड है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर लो या गवर्नमेंट ने, उसको डेंजरस मशीन की कैटेगरी में आज भी रखा है। जी, कारण ये है कि उसमें जो है उसका जो थ्रेसिंग सिलेंडर है 900 से 1000 आरपीएम पे घूमता है, गार्ड्स दिए रहते हैं, तो जो भी उसके गार्ड्स हैं प्रॉपर मूविंग पार्ट्स, उन गार्ड्स को ना छेड़ें किसान साथी, उस गार्ड्स को यथावत रखें। और जिस साइड आपका जो ट्रैक्टर चल रहा है या पीटीओ से जहां पावर आ रही, कोशिश करें कि उस साइड ज्यादा ना जाएं। लूज कपड़े ना पहने थ्रेसर चलाते समय, ये तो जनरल हिदायत है। बाकी अगर अल्कोहल या जो भी नशीले पदार्थ हैं इनका सेवन ना करें, जो बीड़ी या इस तरह की चीजें, क्योंकि ये आपको तो हार्म करेगी, क्या पता फसल को भी नुकसान कर दे। आपने ढेर लगा के रखा है फसल का, कोई अगर खुदा ना खास्ता माचिस की तीली लगा गया तो, या बीड़ी पीने के लिए चलाया और वो छूट जाए तो आग लग सकती है वहां पे। इसके अलावा डॉक्टर साहब कई बार हुक्का भी सिलगाले हैं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो ये थोड़ा-सा चीजें थोड़ा थ्रेशर के, क्योंकि गर्मी का सीजन रहता है जी, और इस समय पे आग को हम कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता, जी। एक बार जहां पकड़ ले तो वो फिर नुकसान ही होगा सारा। डॉक्टर साहब ट्रैक्टर के एग्जॉस्ट में से भी कई बार चिंगारी निकलती है, तो उसका भी कुछ जी, समाधान हो सकता ट्रैक्टर है? का एग्जॉस्ट, जैसे आपको अगर नया ट्रैक्टर है तो उसका साउंड आपको समझ आता है, समय के साथ अगर उसकी आवाज बदलने लगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि साइलेंसर में कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है या कुछ आपको दिक्कत है। उसको प्रॉपर चेक करें, क्योंकि अगर ब्लॉकेज होगा, वो अंदर से जो भी गर्म हवाएं निकलेगी एग्जॉस्ट से, वो हवाएं कहीं ना कहीं वो चिंगारी निकलेगी और आपको नुकसान कर सकती है। तो अगर साइलेंसर प्रॉपर क्लीन है या उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या कुछ बात ध्यान रखें? बाकी तो आपका जैसे अभी आने वाला सीजन है आपका, जैसे कपास का है, कपास की बिजाई हमारे यहाँ शुरू होगी, उसके बाद धान का सीजन है, जी, तो इनमें कंबाइन धान के लिए जैसे पैडी ट्रांसप्लांटर उपयोग में आता है। जी, तो ट्रांसप्लांटर के लिए भी मशीनों के केस में आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है, हिदायत तो हमको पुस्तिकाओं में मिल जाती है, परंतु किसान साथियों को से गुजारिश है कि जब उस मशीन को रखते हैं, चाहे रोटावेटर है, चाहे ट्रांसप्लांटर है, चाहे सीड ड्रिल है, उसको साफ करके आप रख दो। जैसे सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, अब उसमें खाद का बक्सा है, जी, उसमें अगर खाद के कण छूट गए, वो निश्चित रूप से अगले सीजन तक उसको गला देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मशीन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्वालिटी तो दूसरा मैटर है, बट पहली बात यह है कि आप अगर उसको साफ करके रखेंगे तो मशीन की लाइफ निश्चित रूप से बढ़ जाएगी और आपको अगले सीजन में वो यथावत मिलेगी। बाकी जो भी इनके मूविंग पार्ट्स है उसकी ऑयलिंग और ग्रेसिंग समय समय पे होनी चाहिए। हम चूक जाते हैं, जैसे रोटावेटर में आपको ऑयल जो उसमें डला रहता है, सीजन से पहले जरूर चेक करें कि इसका ऑयल ठीक है नहीं है, गियर बॉक्स का है या साइड में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका है। ऑयल ठीक होगा तो निश्चित रूप से आपको गियर बक्स से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी, आपका रोटावेटर जो है ठीक चलेगा। डॉक्टर साहब बिजली के जो तार होते हैं उनका भी कुछ ध्यान रखना है?
जी, बिजली के तार अगर खेत में अगर खुले हैं तो उसको तो आपको ध्यान निश्चित रूप से रखना ट्रैक्टर है। के में ट्रैक्टर में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक है, उतना दिक्कत नहीं करता है, परंतु फिर भी बैटरी का जैसे हम कह सकते हैं कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उसको प्रॉपर साफ करके ही जोड़े। अगर कनेक्शन लूज होगा तो उसमें से चिंगारी निकलेगी और आपको हार्म कर सकती है। तो जो भी कनेक्शन है लूज ना हो बिजली के कनेक्शन, क्योंकि ट्रैक्टर में बैटरी तो होती है 12 वोल्ट की, लेकिन ऐसा है कि वो उसमें जो सोलनॉइड सिस्टम रहता है वो उसको स्टेप अप भी करता है। तो अगर लूज कनेक्शन होगा और ट्रैक्टर आपने स्टार्ट करने के लिए सेल्फ लगा दिए तो वहां पे स्पार्किंग का खतरा बढ़ जाता है। जी। डॉक्टर साहब, जब हम खड़ा करते हैं ट्रैक्टर है या कोई भी उसके साथ में उपकरण है, तो उसके लिए अगर लंबे समय तक खड़ा करना तो उसके नीचे कुछ ईंट वगैरह लगा के या कुछ पट्टा वगैरह लगा के खड़ा करें, या वैसे भी चल जाएगा ताकि मिट्टी से उसका संपर्क ना हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक्टर या टायर की क्वालिटी इतनी तो नहीं, हाँ, बट जो हवा है उसमें बनी रहे। अगर टायर में हवा नहीं है तो टायर निश्चित रूप से उसमें कट आएंगे और वो धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। तो जब भी आप 2 महीने 3 महीने के लिए ट्रैक्टर या कंबाइन को खड़ा करते हैं तो टायर में प्रॉपर हवा देख लें कि हवा होनी चाहिए। कई बार टायर महीने भर बाद बैठ जाता है, किसी कारण से लीक हो जाता है, तो उसको हवा को रिफिल कर दें ताकि वो टायर आपका खराब ना हो। डॉक्टर साहब, जिस तरह अलग-अलग पार्ट्स हैं, ये हिस्से हैं, तो उनका कोई इस तरह का समय है कि इतने समय के बाद में ये चीज़ बदलनी चाहिए, इतने समय के बाद में ये चीज़ बदलनी चाहिए? जैसे अगर हम बात करें टायर की, तो टायर की कितनी लाइफ होती है? कितना किस तरह से हम पता लगाएँ कि अब इसके बदलने का समय हो गया है? टायर में जैसे उसमें जो आपको ग्रिप दिए रहते हैं, लग्स दिए रहते हैं, जी, वो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा कि ये घिस गए हैं या किस हिसाब से। आपको ट्रैक्टर अपने आप स्लिप मारने लगेगा जैसे आप फील्ड पे चलाएंगे, जी, ग्रिप नहीं बनेगी ट्रैक्टर की। पकड़ तो नहीं आपको, बनेगी। हाँ, जी, तो या तो आप ट्रैक्टर के टायर बदल लें या आजकल रिमोल्ड भी मिल जाते हैं। अगर आपको फील्ड में चलना है, हाई स्पीड वाले इसमें जो रिमोल्ड वाला सिस्टम है थोड़ा सा दिक्कत है, बट ट्रैक्टर में चला सकते हैं किसान साथी। जी। तो तो इस तरह से और कोई जैसे बैटरी हो गई जी, या इंजन ऑयल या और दूसरी चीज़ें, वो बैटरी, कितने समय बाद बदलनी चाहिए? इंजन ऑयल का ऐसा है कि जी कि आपको 150 से 200 घंटे में आपको इंजन ऑयल बदलना है, जी, और ट्रांसमिशन ऑयल जो है 250-300 घंटे में बदलना है। बाकी हर ट्रैक्टर की जो पुस्तिका आती है उसमें ये उसमें दिया। बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से दी रहती है कि किस ट्रैक्टर में आपको कितने समय में बदलना है। किसी में हो सकता है कि जो आपका इंजन ऑयल है जी, 100 घंटे में बदल, क्योंकि शुरुआती सर्विसिंग तो आपको जल्दी करवानी रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे आप जो आपके जो बेसिक जो कंपनी की जो सर्विस है वो टेन्योर पूरा हो जाता है, आपको 200 से 250 घंटे में बदल लेना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑयल जो है आपका गियर बॉक्स का, उसको 300 घंटे के आसपास बदल देना चाहिए। जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है उसको 500 घंटे के बाद बदल देना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया इनके कि कब कब हमको बदलना है। यानी जो पुस्तक दी हुई होती हाँ है जी, उसमें ये लिखा होता है कि मुख्य आपको। होता है यही चीजें कि आपको क्या बेसिक मेंटेनेंस है, और आपने उसको फॉलो कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ट्रैक्टर की लाइफ है अच्छी तरह से बढ़ जाएगी। जी, डॉक्टर साहब, कोई और विशेष जानकारी आप देना चाहें किसान भाइयों को? विशेष जानकारी तो जी यही है कि बस जो भी ट्रैक्टर या जो भी मशीन है सुरक्षित तरीके से चलाएं। ये ना हो कि उसमें जो गार्ड्स दिए हुए हैं, कई बार शो करने इसके लिए जो भी है हम ट्रैक्टर को मॉडिफाई करवा देते हैं, या जो भी थोड़ा सा उससे जो बेसिक उसका जो कंस्ट्रक्शन है उससे छेड़खानी करते हैं, परंतु ना करें, क्योंकि क्या पता कि वो कहीं ना कहीं हमको नुकसान ना पहुंचा दे। जी, जो उसके पास गार्ड है उसको प्रॉपर रखें। रोटावेटर है जैसे उसके ऊपर शाफ्ट है उसके ऊपर गार्ड आता है, तो वो गार्ड हमेशा लगा होना चाहिए ताकि वो जो घूमती हुई शाफ्ट है उसके संपर्क में अगर कोई आ भी जाए उसके नजदीक तो वो किसी को हार्म ना हो। तो इस तरह से मैं तो यही कहूंगा कि सेफ्टी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें और उसी के साथ ही मशीनों को चलाएं। जी। तो इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर स्वप्निल चौधरी जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।